देखो, तो स्टार्ट करते हैं हम। टी आई आर हमारा क्या है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से समझना, हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया है। मान लिया ये हमारा एक इंटरफेस, क्या होता है इंटरफेस? इंटरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा प्लेन होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। अब नीचे हमने मान रखा है, ये कौन सा मीडियम है, ये हमारा ना वाटर है, डेंसर मीडियम बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एयर है। ऊपर वाला क्या है हमारे पास, एयर। और नीचे हमने बोल रखा है क्या है, ये ग्लास है या वाटर है, कुछ भी हम यहाँ पे मान सकते हैं, ग्लास मान लो या फिर वाटर मान लो, मतलब कि डेंसर मीडियम हमने ले रखा है इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल गिराते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा, एक नॉर्मल गिराया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कराने वाले हैं। लाइट को कैसे इंसिडेंट कराने वाले हैं, तो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर एक लाइट की रे हम पास करते हैं इस तरह से, ये हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे इधर जाएगा, तो किस मीडियम से हमने भेजा इसको, डेंसर मीडियम से। किस मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम में। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा रे है हमारा, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारे पास पहली रे है जो मैंने यहाँ पे पास करी है, और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे है, फर्स्ट रे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब हम एंगल को थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं, मतलब हमने एंगल कैसे बढ़ाया, अभी इतना एंगल था हमारे पास, मान लेते हैं ये 20 डिग्री का था, अभी हमने फिर क्या कर दिया, 30 डिग्री का कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया एंगल। तो अब ये हमारा इंसिडेंट रे है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ पे मिलता है, वो हमें मिलता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास दूसरा इंसिडेंट रे था, तो दूसरा यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टेड रे मिला है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा और एंगल, नॉर्मल से और एंगल बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हमारे पास तीसरी रे मिलती है। अब ये तीसरी रे अगर जाएगी तो हमें क्या देखने को मिलता है, कि इस तरह से चली गई है ना। तो ये हमारे पास तीसरी रिफ्रैक्टेड रे मिली, ठीक है। तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पर रे किधर मूव कर रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किधर मूव कर रहा है, वो मूव करते जा रहा है इस डायरेक्शन में ना, इसका मूवमेंट इधर आ रहा है ना। अब हमें यहाँ पर अब एक ऐसा रे मिलता है, ठीक है, जिसपे ये जो रे हमारे पास, यहाँ पर इसको ऐसे बनाते हैं, ये चौथी जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, इसको हमने ऐसे भेजा, ठीक है। तो ये जो रे जाती है वो ना सरफेस के अलोंग ही हो जाती है, यहाँ पर ये इंटरफेस के अलोंग ही चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ रिफ्रैक्टेड रे है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाले क्या बात है, तो इसको जरा ध्यान से समझना, कि जब हमने एंगल को बढ़ाया और एंगल को इतना कर दिया है ना, तो यहाँ पर जब ये वाला पर्टिकुलर एंगल आया, अब देखो ये सारे हमारे इंसिडेंट एंगल है। ये अगर इस रे की बात करेंगे तो ये इंसिडेंट एंगल था हमारे पास I1 कोई। फिर अगर इस रे की बात करेंगे तो ये वाला हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा I2। फिर इस रे की बात करेंगे तो ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा क्या, यहाँ पर I3। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा I4। जो ये I4 एंगल है ये थोड़ा सा स्पेशल एंगल है, जो कि इस एंगल को हम एक नाम से बुलाते हैं, किस नाम से, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिटिकल एंगल, जिसको मैं यहाँ पर IC से लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एंगल हमारा वो क्रिटिकल एंगल IC है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल एंगल अलग नाम क्यों दिया हमने, क्योंकि ये एक ऐसा एंगल होता है जिसपे हमारा रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ। तो मुझे बता सकते हो क्या, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें, इस नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90। हाँ, तो ये जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट जो रे है,
है ना। इसने जो एंगल बनाया है, इस एंगल को हम स्पेशल एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एंगल पर ही हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाता है, वो सरफेस इंटरफेस के अलोंग हो जाता है। इंटरफेस के अलोंग हुआ मतलब कि उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री का। तो वो इंसिडेंट एंगल जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल अलग से नाम देने का यहाँ पे क्या मतलब है ना, हमने अलग से नाम क्यों दिया, हम सीधे इंसिडेंट रे भी तो बोल सकते थे। वो इसलिए क्योंकि इस क्रिटिकल एंगल के बाद अगर एंगल बढ़ता है तो वहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है। जैसे होता है ना हॉस्पिटल वगैरह में जब कोई इमरजेंसी केस आता है तो बोलते हैं भाई बहुत क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल केस कहने का क्या मतलब, वो मर भी सकता है, जी भी सकता है। सेम यहाँ पर भी इसके साथ हो रहा है कि अब इस वाले एंगल के बाद, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर हम और एंगल बढ़ाएंगे तो वहां पे अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे, तो अब इसको ध्यान से नोटिस करना है। इसको मैं अलग कलर से बनाने जा रहा हूँ ताकि यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाओ। तो देखो अब हमारा हमने एंगल को और बढ़ाया तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये अब ऐसे जाएगा तो अब ये बाहर यहाँ कहीं नहीं जाएगा, वो क्या होगा, सीधे यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ से क्यों नहीं गया, यहाँ से क्यों नहीं गया, यहाँ से क्यों नहीं गया, तो ध्यान रखना ये क्योंकि अब फिनोमिना कौन सा हो रहा है, रिफ्लेक्शन का। पहले कौन सा फिनोमिना हो रहा था, रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ वाले एंगल तक फिनोमिना हो रहा था रिफ्रैक्शन का, बट अब हो रहा है रिफ्लेक्शन का। तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करने लग जाएगा। मतलब कि यहाँ से लेकर के, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एंगल कितना बनाया, मैंने कहा तुमसे कि इसने बनाया है 50 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक भी एंगल कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और एंगल बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, अब हम एंगल को और बढ़ा रहे हैं। तो एंगल को अगर हमने और बढ़ाया तो अब मुझे बताओ इधर बनाएंगे कि इधर बनाएंगे, तो ध्यान देना अब ये बनेगा इधर। अब ऐसा क्यों, तो गौर से देखो फिर से, यहां से जो एंगल हम लेंगे, ये जो एंगल होगा उतना ही ये भी तो एंगल होना चाहिए, क्योंकि फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, मान लो एक और हम यहाँ पर रे बनाते हैं इस तरह से, है ना। ये हमारा फोर्थ था तो इसको हम फिफ्थ नाम देंगे। फिफ्थ वाला कहाँ पे आया, फिफ्थ वाला यहाँ पे आया। ये सिक्स वाला था हमारे पास, तो सिक्स वाला कहाँ पे आया, सिक्स वाला यहाँ पे आया। अब सेवन वाला जो हमने ये बनाया है, ये बताओ कहाँ पे आएगा, तो ये भी इस तरह से यहाँ से पास होगा, इस तरह से। ये हमारा सेवंथ वाला बन गया है। तो ध्यान देना यहाँ पर हम इसी डायरेक्शन में एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक इस वाले एंगल तक कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन का। लेकिन जैसे ही इसके बाद एंगल बढ़ा तो अब कौन सा फिनोमेना स्टार्ट हो गया, इधर रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर इस क्रिटिकल एंगल के बाद स्टार्ट हो जाता है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। क्रिटिकल एंगल से पहले जो हमारे पास एंगल थे वो कौन सा, उसमें कौन सा फिनोमेना होता, रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पर दो फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल तक अगर एंगल है तो रिफ्रैक्शन होगा, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा एंगल हम करते हैं तो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में हमने क्या देखा कि जो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर पड़ रहा है, वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखना जरा, पहले क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन वाले में इधर रे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्शन का स्टार्ट हुआ, किधर बढ़ना स्टार्ट हुआ, वो इधर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये किस तरह का फिनोमेना आया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं क्या क्या चीजें, तो इसको जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले कि TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो TIR है कि लाइट का, है ना, हमने लाइट को इंसिडेंट कराया डेंसर मीडियम से, है ना, और वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में अगर लौट जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब total internal reflection is that phenomena in which light travels from denser to rarer medium and it reflect back into the same medium, same medium मतलब into the same denser medium, then this phenomena is known as total internal reflection। तो यहाँ पर total internal reflection की condition क्या है, तो ध्यान दो जरा, reflection कब हो रहा है, reflection हमारा क्रिटिकल एंगल के बाद हो रहा है, पहली चीज। रिफ्लेक्शन के लिए दूसरी कंडीशन क्या चीज है,
कि रिफ्लेक्शन कौन से किस से किस मीडियम में होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो TIR का फिनोमेना उसके लिए डेंसर से रेयर की तरफ ही होना चाहिए। हम कभी भी रेयर से डेंसर में TIR करवा ही नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं लाइट को डालूं है ना और ये सीधे इधर आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये हमने दूसरी कंडीशन देखी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR के लिए दो कंडीशन लगती है। कौन सी दो कंडीशन लगती है? तो पहली कंडीशन क्या है कि TIR के लिए क्रिटिकल एंगल, ये जो फोर्थ वाला हमारा बना ना एंगल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, TIR के लिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, पहली कंडीशन है। समझ आया कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल होगा तभी TIR हो सकता है। जो भी ये हमारे पास 5, 6, 7 वाले हैं रेज हैं, वो सभी के सभी एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना रहे हैं, तभी जाकर के उसी मीडियम में लौट रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमने क्या देखा TIR के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि लाइट शुड इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ही लाइट जाना चाहिए, तभी ये TIR होगा। अदरवाइज अगर तुम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हो तो TIR कभी नहीं हो सकता। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखोगे। कौन सी? कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन कि लाइट शुड इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, फॉर TIR फिनोमिना। अब इसी में ही हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल है क्या? सो क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल। ये जो क्रिटिकल एंगल हमने बोला ये एक इंसिडेंट एंगल ही है, लेकिन कौन सा इंसिडेंट एंगल है? तो वो इंसिडेंट एंगल है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोला मैंने यहाँ पे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाता है? 90 डिग्री का बन जाता है। सो क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है और ये क्वेश्चन बीच बीच में से उठा के पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय TIR। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द TIR। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सभी के हमने लिखे आंसर। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, TIR की कंडीशन क्या पढ़ी हमने? तो पहली कंडीशन क्या थी? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोला हमने? कि लाइट शुड इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, और TIR क्या है? सो इन दोनों को ही सम अप करके हम लिख देते हैं इस तरह से कि व्हेन लाइट travels from denser to rarer medium and it reflect back into the same denser medium, then this phenomena is known as total internal reflection। समझ आया ये चीज? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सभी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वही मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के बारे में। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज दैट इंसिडेंट एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मत लिखना, रिफ्रैक्शन, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन मत लिख देना। तो ये ऐसा इंसिडेंट एंगल होता है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। कंडीशन क्या है? पहला कि इट शुड ये लाइट शुड इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट को कहाँ से कहाँ इंसिडेंट हो रहा है? डेंसर से रेयर मीडियम। रेयर से डेंसर कभी नहीं हो सकता TIR। ओके, दूसरा फॉर TIR एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। ओके, अच्छा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे ड्राइंग में बना करके दिखाया है। ठीक है, कोई वाटर या ग्लास का मान लेते हैं, ये एयर का, तो इस तरह से हमने शो करा है। अच्छा, और वही डेफिनेशन हम लिख दी कि व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज TIR। अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए? तो वो चीज यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, आसान है, इजी है, और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दो, एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ? तो स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। और म्यू का नाम कैसे रखते थे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था मेन, वो था म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताते हैं? हम हमेशा बताते हैं सेकंड वाले मीडियम का। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, जो ये हमारे पास डायग्राम था, इसमें हमारा सेकंड मीडियम कौन सा है और फर्स्ट मीडियम कौन सा है? तो इसको जरा ध्यान दो। यहाँ पर
जनरली हम जो हमारा रेयर मीडियम होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे जैसे एयर है तो एयर को हम क्या नाम दे रहे हैं, मीडियम को हम नाम दे रहे हैं 1, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं मीडियम 1, और ये मीडियम 2 है, डेंसर वाले को हम 2, जैसे कि एयर के रिस्पेक्ट में अगर वाटर का पूछा जाए, एयर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पूछा जाए ग्लास का, ठीक है, तो वहां पर हम डेंसर मीडियम को बाय डिफॉल्ट 2 मीडियम मान लेते हैं, ठीक है। तो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है इस केस में, बताओ, लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है? सेकंड टू फर्स्ट। सेकंड टू सेकेंड फर्स्ट। टू फर्स्ट। तो यहाँ पे नाम कैसे लिखोगे, जो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने नीचे लिखा है, इसमें नाम कैसे दोगे, यहाँ पर मैं नाम क्या दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो लिखूंगा मैं यहाँ पे, फर्स्ट का कि सेकंड का? फर्स्ट का लिखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लाइट हमने ऐसे इस तरह से मूव कराया था, है ना, इसे हमने बोला एयर वाले को फर्स्ट और दूसरा जो हमारा डेंसर मीडियम उसको सेकंड, तो ये तो इधर से इधर जा रहा है, तो सेकंड मीडियम तो ये काम करेगा, नाम हमने बदल दिया यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और इसको एक्सपेंड करने का तरीका हमें मालूम है ना, कि कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए कैसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। अब जनरली हम ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ही बताते हैं, जैसे कि एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का बताओ, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का बताओ, ठीक है, तो डेंसर वाले को ना मैं ऊपर रखना चाहता हूँ, तो इसे क्या करेंगे, इसे पलट देते हैं, इसको पलट दो तो क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा μ2 डिवाइड में μ1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई, ये बन जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमने पहले भी करा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में चाहो तो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन से मीडियम का, सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी इसी को ही हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, ठीक है, इक्वल टू में। अब इधर आते हैं, साइन आर और साइन आई सी, यहाँ पर ये साइन आई, आई क्या है, आई है हमारा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल मतलब कौन सा इंसिडेंट एंगल, तो ये वाली जो लाइन थी जिसमें हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे मान लो सरफेस के अलोंग चला गया था, उसको हमने नाम दिया था क्या, उस इंसिडेंट एंगल को हमने नाम दिया था क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के केस में अगर मैं बोल दूं कि इंसिडेंट एंगल हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है आईसी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा इसमें, ये आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, अगर आई इज इक्वल टू आई सी तो आर की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम 90 डिग्री रखेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे साइन 90 बन जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे साइन आई सी, क्या बनेगा, साइन आई सी। अब मुझे बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 90 कितना होता है, 0। साइन 90 जीरो वन होता होता है, है। वन वन, साइन 90 होता है वन, साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 90 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 90 तो 1 बन गया, और यहाँ पे साइन आई सी एज इट इज रहेगा, साइन आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, तो ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन आ चुका है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मुझे यहीं पर ही बताओ कि अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हमारा IC की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, IC मतलब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर बढ़ती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। देखो क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार बताना वापस। अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्रिटिकल एंगल बढ़ाएंगे तो वो इंडेक्स कम हो जाएगा। हाँ,
तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हमारा क्रिटिकल एंगल बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। उल्टे टर्म में पूछ सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बढ़ रहा होता तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, घट जाएगा। तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि when we increase the value of critical angle then what will be the effect on the refractive index of the medium। तो refractive index of the medium क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा अगर क्रिटिकल एंगल को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल को अगर घटाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये जो हमारा TIR का फिनोमिना है इसको हम कई जगह यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन है। जैसे जो डायमंड की जो चमक होती है ना, डायमंड की जो चमक होती है वो किस वजह से होती है, वो TIR के फिनोमिना की वजह से भी होती है ना, उस मटेरियल की वजह से भी होता है। तो जो हमारा डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। जो हमारा डायमंड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है ना, काफी ज्यादा होता है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा तो बताओ क्रिटिकल एंगल उसके लिए क्या होगा, कम या ज्यादा? कम हो। कम हो जाएगा, है ना। तो यही बात होती है कि उस डायमंड के केस में जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है हमारे पास लगभग लगभग 22 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल कम होता है तो इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है कि लाइट अगर एक बार डायमंड में एंटर कर जाता है, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, ये हम अभी एप्लीकेशन में थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसके उसके रिस्पेक्ट में। जैसे ये डायमंड है, इसमें लाइट अगर एक बार एंटर करा इसके अंदर तो वो कंटिन्यूसली ना अंदर टकराते ही रहता है, टकराते ही रहता है, और वो एक ऐसा एंगल खोज रहा होता है जिससे वो बाहर आए। अब उसके बाहर आने के लिए एंगल कितने बचे हुए हैं, तो उसके बाहर आने के लिए एंगल होते हैं 0 से लेके 20 के बीच में। यानी देखो 20 से अगर जितना भी बड़ा एंगल अगर आएगा, है ना, तो वो उसी में ही टकराते रहेगा। लेकिन अगर 22 तक या 20 तक अगर इसके बीच में एंगल मिल गया तभी वो बाहर निकल सकता है। तो जो बाहर निकलने का रेंज है, एंगल का जो रेंज है वो बहुत ही कम हो जाता है डायमंड के केस में, 0 से 22 के बीच में, 0 से 20 के बीच में। तो जब तक उसे 0 से 22 के बीच में एंगल नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए तब तक वो बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही कंटिन्यूसली टकराते रहता है और अंदर ही घूमते रहता है वो। ठीक है, तो इसी वजह से भी जो डायमंड को जो बनाते हैं, है ना, बहुत बारीकी से उसको कट करा जाता है ना। जो कारीगर वगैरह होते हैं उसको बहुत ध्यान से कट करते हैं, और ऐसे कट करा जाता है कि उनमें मिनिमम से मिनिमम एंगल रखा जा सके, है ना, यानी 22 के आसपास इतना रखा जा सके ताकि वो शाइन उसकी बने रहे। तो इसीलिए जो डायमंड बना उसकी पॉलिशिंग पे, उसकी कटिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ओके, क्यों आता है, क्योंकि उसमें यही काम करा जाता है कि उसके जो ये क्रिटिकल एंगल होता है उसको कम से कम रखना होता है ना। जितना कम से कम रखेंगे उतना ही क्या होगा, उसकी शाइन बनेगी, उसकी चमक बनेगी। ठीक है, अच्छा 1 मिनट बस होल्ड करना। मिलते हैं। तो देखो जरा, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि क्रिटिकल एंगल अगर हमारा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस रिलेशन में? यहाँ पे वही हमने करा है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 2.0, है ना, क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का वो है 2.0, देन फाइंड द क्रिटिकल एंगल लाइट शुड बी इंसिडेंट टू गेट, क्या है, टू गेट एंगल। इसने क्वेश्चन थोड़ा वैसा लिख रखा है। यहाँ पे क्या रखा है कि वी हैव गिवन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0। ठीक है, हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 ही दे रखा है। सो वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो हमें क्रिटिकल एंगल यहाँ पे निकालना है, तो फटाफट निकालो जरा। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें म्यू की वैल्यू गिवन है, दैट इज
2, ठीक है, ये 2 हमें दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, IC की वैल्यू बतानी है। चलो निकाल के बताओ क्या आ रही है। जीरो पॉइंट फाइव। क्या आ रहा है, 0.5। थीटा जो IC आएगा ना वो हमारा आना चाहिए मतलब जैसे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे टर्म में आएगा, ऐसे टर्म में निकालो। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब 1/2 भी बोलते हैं हम। अब 1/2 कितने एंगल पे आता है साइन के टर्म में, सोचो जरा। साइन 30 पे आता है। हाँ साइन 30 पे आता है, तो इसका मतलब थीटा हमारे पास क्या है, 30 डिग्री है, तो थीटा में मिल गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम पता करते हैं, तो यही चीज़ था यहाँ पे, ये हमारा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। इजी है, आसान है क्वेश्चन, 1 मार्क्स वगैरह में पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन मालूम है। रिलेशन क्या था, म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन IC, ठीक है, साइन IC, क्यों, क्योंकि हाँ म्यू गिवन है तो साइन IC को इधर भेज दो, म्यू को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन IC इज इक्वल टू 1 में म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2, तो 1/2, 1/2 साइन के टर्म में कितने पे आता है, तो ये आता है साइन 30 डिग्री पे, तो साइन 30 लिख लेंगे इधर, और यहाँ पे साइन IC, ठीक है। तो यहाँ पे साइन साइन गया तो IC इज इक्वल टू कितना आ गया, IC इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया 30 डिग्री का। ओके, तो सिंपल है, हो गया ये। अच्छा, अब हम आते हैं एप्लीकेशन, कि ये जो TIR का फिनोमिना है ना, इसको कहाँ कहाँ पे यूज करा जाए। जैसे एक तो मैंने अभी बताया था क्या, जो डायमंड की चमक होती है, चमक को हम बोलते हैं ब्रिलियंस, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, है ना, तो वो उसके एप्लीकेशन में ही आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन है, वो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। अब देखो जो डायमंड की चमक होती है उसमें एक तो उस मटेरियल का रोल है ही है ना, वो मटेरियल जो हमारा है एक तो उसका है। अब मटेरियल में भी अगर मान लो कि हमने डायमंड लिया है, मतलब ओरिजिनल डायमंड हमारे पास, और उसके 2 पीस है हमारे पास, है ना। अब एक पीस पे बहुत बारीकी से काम कराया गया, उसकी कटिंग पे, शेपिंग पे, है ना, उसमें एंगल जो रखा है हमने क्रिटिकल एंगल, वो 22, 24 या 20 इसके आस पास रखा है, ठीक है ना। और दूसरा हमने जो रखा है उसको मान लो 30 के आसपास रखा है, तो जिसका एंगल क्रिटिकल एंगल कम होगा उसमें शाइन, चमक जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें TIR का फिना बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली होता है। अब ऐसा क्यों, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, है ना। तो ध्यान दो जरा, सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास पहला एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस मतलब चमक। अब इसमें हमें क्या चीज थोड़ा याद रखना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था मैंने, 2.42 होता है हमारे पास, है ना, 2.42। और क्रिटिकल एंगल जो डायमंड का होता है वो लगभग लगभग 24.4 या 22 ऐसे आसपास रहते हैं, ठीक है, तो लगभग लगभग इतना याद रख सकते हो। अगर इसके रिस्पेक्ट में 2.42 लेंगे ना तो यहाँ पे 24.4 ये आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के लिए कितना होता है, 24.4। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, है ना, कि जैसे हमने ना लाइट को इंसिडेंट करवाया, यहाँ पर हम इधर से मान लो ये हमारा डायमंड दे रखा है ना, ये डायमंड बना के दे रखा है। अब हम लाइट को एंटर करा दे, यानी बाहर से लाइट कोई भी आई और इसके अंदर इस तरह से एंटर करती है, ठीक है। अब जैसे ही वो एंटर करेगा इसके अंदर, ठीक है, वो सीधे सीधे चला गया, है ना, ऐसे गया। अब इस सरफेस से टकराया, है ना, अब इस सरफेस से जैसे ही वो टकराया, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाएगा कि अंदर ही मूव करेगा। अब ये कैसे पता करेंगे, तो मैंने तुमसे कहा कि जो ये डायमंड है उसका क्रिटिकल एंगल कितना है, तो मैंने कहा 24.4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे लिए रे किसका काम करेगा, इंसिडेंट रे का। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर हम ये नोटिस करने पहले देखते हैं कि जो ये इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रहा है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इस सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नॉर्मल को इस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या है, इस सरफेस के नॉर्मल है। अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो क्या रहता है, वो 24.4 से बड़ा रहता है ना, ये वाला जो एंगल है वो बड़ा है। अगर ये वाला एंगल जो है वो बड़ा अगर है तो क्या करेगा, लाइट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर ये क्रिटिकल एंगल है हमारे पास, तो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल यहाँ पे हमें मिलता है, जैसे मैंने कहा ये 30 डिग्री का है,
अगर ये 30 डिग्री का है तो ये तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अब क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा होता है तो लाइट क्या बाहर निकलती है? तो आंसर नहीं, वो उसी मीडियम में टकरा जाती है, उसी मीडियम में लौट जाती है। तो लाइट 30 डिग्री पर अगर इधर आया है तो 30 डिग्री ही बना करके क्या करेगा वो इधर आ जाएगा। अब इधर जाएगा तो इधर गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लाइट ऐसे आया और 30 डिग्री का इसने एंगल बनाकर मतलब यहाँ पे बनाया था, तो 30 डिग्री तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे क्या होता है? TIR होता है। तो इसीलिए वो बाहर निकलने की जगह सीधे इधर मुड़ जाएगा। कितना एंगल बनाएगा वो? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू R होता है। तो अगर इसने 30 बनाया तो यहाँ भी क्या बनाएगा? वो 30 डिग्री ही बनाएगा और टकराएगा। फिर अब जैसे ही इस सरफेस पे आया तो अब इस सरफेस पे बनाएंगे नॉर्मल। कैसे बनाएंगे हम? तो इस सरफेस के नॉर्मल हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करा तो अब देखा फिर से कि ये वाला एंगल उससे ज्यादा है, ये तो 40 डिग्री आ गया। अब 40 डिग्री क्या है? वो फिर से 24.4 से ज्यादा है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल अगर होता है तो फिर TIR होता है, यानी ये वाला जो रे ऑफ लाइट है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो फिर से क्या करेगा? अंदर ही टकराएगा। कैसे टकराएगा? तो देखो ध्यान से, फिर वो जाएगा ऐसे करके। कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे बता सकते हो क्या? तो जितना यहाँ पे एंगल बनाया था उतना यहाँ भी बनाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री बनाया था तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ पे कितना बनाएगा? इस 30 डिग्री का ही बनाएगा, और फिर इस सरफेस पे टकराएगा। अब इस सरफेस से टकराया तो इस सरफेस का नॉर्मल देखो जरा। तो इस सरफेस का अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो और ज्यादा है, 50 डिग्री का एंगल बन गया। और 50 का बना तो ये क्या करेगा? फिर से ये इधर जा करके कितना 50 का एंगल बनाते ही ये यहाँ पर इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल सेम सेम है, मान लेते हैं यहाँ पे 50 का बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या बनाएगा? वो 50 जो है वो फिर से क्रिटिकल है। तो ये फिनोमिना ना ऐसे ही चलता रहता है कि ये लाइट कभी इधर या आपस में यहाँ पर टकराते रहते हैं, और ऐसे ही टकराते टकराते क्या होगा कि ये यहाँ पर ही जितनी बार ये लाइट अंदर टकराएगा, है ना, उतनी ही अच्छी खासी चमक हमें देखने को मिलती है उस डायमंड से। और एट द एंड ऐसा कोई अगर टाइम आया जब उसे मान लो 90 का एंगल, 90 पे तो परपेंडिकुलर हो गया ना, वो परपेंडिकुलर पे बाहर निकल सकता है, या 0 से 22 डिग्री के एंगल पे अगर एंगल अगर कभी मिला, है ना, मतलब मान लो उस नॉर्मल से थोड़ा सा ये छोटा एंगल भी मिला तो वो बाहर निकल सकता है, तभी बाहर निकल सकता है। अदरवाइज अगर 22 से बड़ा एंगल होता है, मतलब 22 24 से बड़ा, जैसे 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, ऐसा, है ना, 90 से कम, 90 क्यों हुआ? क्योंकि 90 पे तो परपेंडिकुलरली वो बाहर निकल जाएगा। तो 90 से कम और 24 से ज्यादा, है ना, ऐसे एंगल के बीच में कभी बाहर निकल नहीं सकता, वो अंदर ही टकराते रहेगा, और इसी वजह से उसकी चमक बनी रहती है। तो जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, यानी जो डायमंड की चमक है, वो एक तो उस मटेरियल की वजह से होती है, दूसरा होता है कि उसके अंदर कितना क्रिटिकल एंगल है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल मतलब वो एंगल की रेंज जिससे वो बाहर निकल सकते हैं। तो वो 24.4 तक, 0 से लेके 24.4 तक बाहर निकल सकते हैं, या 90 पे निकल सकते हैं। अदरवाइज जो 24 से ऊपर वाले एंगल होते हैं उस पर बाहर नहीं निकल पाते। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसी वजह से डायमंड की कटिंग पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। सूरत में खासकर डायमंड का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी कटिंग वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा, सूरत जो गुजरात में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है इसके ऊपर। ओके, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन था, ठीक है। तो वही हमने थोड़ा सा थ्योरी में लिख रखा है, थ्योरी में ही पूछ लेते हैं, या एक नंबर में कभी आ जाता है पूछ लेगा। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू दी फिनोमिना ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। एज इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी लेस, ठीक है, सो लाइट एंटर्स मोर देन द एंगल गेट्स नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इनसाइड द डायमंड, सो दिस इज द कॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड। तो यही कारण होता है डायमंड की चमक का, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन आता है प्रिज्म, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। प्रिज्म के ऊपर डायग्राम या बनाने को भी आता है, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अभी। तो देखो ध्यान से, प्रिज्म क्या होता है? पहली बात तो ये बताओ, प्रिज्म देखा है कभी? कैसा होता है प्रिज्म? प्रिज्म तुमने देखा होगा मेरे ख्याल से। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, समझ आया। दिख रहा है क्या थोड़ा सा? वो ट्रायंगल शेप में होता है। हाँ, तुमने देखा होगा प्रिज्म, ये जो इक्विलेटरल शेप में होता है ना, इस शेप का कुछ कुछ होता है, ठीक है। अब हाँ, प्रिज्म जो और होते हैं, सारे सारे हाँ सारे एंगल जो 60 60 डिग्री के होते हैं।
बिल्कुल, ये ऐसा कुछ कुछ ऐसा प्रिज्म है ना, दिखा है क्या? प्रीति, मानसी, आर्यन, देखा प्रिज्म? तुमने लैब में देखा होगा शायद। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे। ये हमारा कुछ ऐसा प्रिज्म दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया थोड़ा। तो ये हमारा प्रिज्म है। अच्छा, अब ये जो प्रिज्म है इसके पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं? तो ये इससे अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं ना, व्हाइट लाइट को पास करने पे क्या होता है, ये 7 कलर में डिवाइड कर देता है ना, ये पढ़ा है हमने। ये 7 रंगों में यहाँ पे डिवाइड करता है, मैं डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ, ये हम पढ़ेंगे भी बाद में। तो ये क्या करता है, 7 कलर में डिवाइड कर देता है, अभी कलर वलर नहीं बना रहा मैं, ठीक है। तो एक तो ये होता है प्रिज्म की प्रॉपर्टी कि इट कैन रिजॉल्व इनटू 7 कलर्स, है ना। व्हाइट लाइट को क्या करता है, ये 7 कलर में डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा प्रिज्म के पास एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, कि लाइट को ये बेंड कर सकता है, ठीक है। लाइट को ये बेंड कर सकता है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, है ना, मतलब एनर्जी का लॉस करे बगैर। वो कैसे, तो टी आई आर के फिनोमिना से। अब टी आई आर का फिनोमिना कैसे प्रिज्म शो करता है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाले हैं। तुमने यहाँ पर इक्विलेटर ट्राइंगल टाइप में कुछ ऐसा देखा होगा, है ना। हमारे पास राइट एंगल वाले भी, यानी शेप तो हम कैसा भी दे सकते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल जैसे शेप का जो हमारा प्रिज्म रहेगा, हम उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रिज्म जो होता है वो लाइट को 90 डिग्री और 180 डिग्री भी रोटेट कर सकता है, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में लाइट को भेज सकता है, या जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लाइट को भेज सकता है। अब ये कैसे भेजता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज यूज्ड टू बेंड द लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री विदाउट चेंज इन इट्स साइज और शेप, ठीक है। यानी जो प्रिज्म है ये कैसा हमारा मटेरियल होता है, जो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साइज में बगैर चेंज करे हुए उसको रोटेट कर सकता है, ये खास बात है। हम तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो लाइट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम उसके रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री या 180 पर बैंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, कि जनरली जो हमारा प्रिज्म बना होता है ना, वो किस मटेरियल का बना होता है, वो क्राउन ग्लास या फिर डेंस फ्लिंट ग्लास, ये हमारे ग्लास के नाम होते हैं। तो जरूरी नहीं तुम्हें याद रखना है, बट अगर याद है तो अच्छा है। तो ये ग्लास जो हमारा प्रिज्म बना होता है वो इनके बने होते हैं, फ्लिंट ग्लास या क्राउन ग्लास, इस टाइप के बने होते हैं, ओके। अब ये बैंड कैसे करता है 90 डिग्री से या 180 डिग्री से, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम यहाँ पर लाइट को बैंड करेंगे 90 डिग्री से, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि ये प्रिज्म है। ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल वाला एक प्रिज्म ले रखा है, ठीक है, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये हमने एक प्रिज्म ले रखा है। और यहाँ से अब हम लाइट को क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर कराने वाले हैं, ठीक है। अब लाइट को हम इस साइड से एंटर करा रहे हैं, जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे बना रखा है, लाइट इस तरह से आया। अब देखो परपेंडिकुलरली अगर सरफेस के अगर वो आ रहा है तो परपेंडिकुलरली वो आगे जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्रिज्म है, इसमें ना हमें क्रिटिकल एंगल गिवन है। क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है, तो जनरली प्रिज्म का हम जो लेते हैं जो इस तरह के, उसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, कितना 42 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42 डिग्री से अगर एंगल ज्यादा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे टी आई आर होगा। अगर 42 डिग्री से कम हुआ तो क्या होगा, फिर वो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब वो लाइट बाहर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल अगर होगा तब वो टी आई आर का फिनोमिना शो करेगा। लेकिन अगर 42 डिग्री यानी 42 डिग्री से कम एंगल है तो वो रिफ्रैक्शन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करते हुए। तो लाइट को हमने क्या करा, यहाँ पे इस सरफेस से एंटर कराया परपेंडिकुलरली, और वो सीधे इधर आया। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे शेप का प्रिज्म है, तो अगर ये वाला 90 डिग्री का है, ये साइड और ये साइड सेम हमने लिया है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 45 का होगा। ये भी कितने का होगा, 45 का होगा। तो ये भी 45 का, ये भी 45 का है। लाइट जैसे ही इसमें एंटर करता है तो इस सरफेस से टकराता है। अब इस सरफेस से टकराया तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ करा है। तो ये हमने क्या करा है, एक नॉर्मल को ड्रॉ करा है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हम खोजते हैं कि कितना हमें मिलेगा। कैसे पता चलेगा ये चीज, तो ध्यान दो जरा। सबसे पहले ये जो लाइट हमारे पास आया है इस तरह से, तो ये वाला एंगल कितना होगा,
तो हमें मालूम है ये तो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो ये 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला एंगल 45 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 45 का ही होगा, क्योंकि 45 45 तभी तो 90 होगा, और इन 90 तभी 180 हो जाएगा, यानी तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो है ही क्योंकि हमने परपेंडिकुलरली उसे एंटर कराया, और ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी पक्का कितने का होगा? 45 का ही होगा। तो ये 45 का अगर है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? तो हमने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया है। अब ये परपेंडिकुलर अगर गिराया है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। इस 90 में से आधा अगर 45 है तो आधा क्या होगा? वो भी 45 होगा। अब अगर ये 45 है तो हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जो हमारा आई है ना, वो तो इस 42 डिग्री से ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, और क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा इंसिडेंट एंगल होता है तो क्या होगा? TIR होगा, यानी ये लाइट जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर ही टकराएगी। तो टकराएगी कैसे? तो फिर से अगर 45 पर वो इंसिडेंट हुआ है तो 45 पर ही वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे 45 पर वो इस तरह से बनाते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये कौन सी रे हमारे पास? ये हमारे पास है रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला एंगल क्यों बराबर हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे 45 तो ये भी 45 है। अब ये इधर है, अब इस सरफेस पे आते हैं। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो यही वाली लाइन हो गई, तो ये तो परपेंडिकुलरली जा रहा है, इस सरफेस से टकराया, तो ये क्या करेगा? क्या TIR होगा? तो आंसर नहीं। परपेंडिकुलर जब भी सरफेस से आता है तो हमेशा क्या करता है? बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए वो सीधे सीधे ऐसे चला गया। अब अगर ध्यान दोगे, हमारी जो लाइट आई थी वो ऐसे आई थी और गई किधर? वो ऐसे चली गई। तो हमने लाइट को क्या करा? हमने लाइट को 90 डिग्री मोड़ दिया। ये पूरा एंगल अगर देख सकते हो, लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइट को बेंड करा कितने एंगल से? 90 डिग्री से, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। अब 90 डिग्री से तो समझ आ गया कि 90 डिग्री से हमने इसको रिफ्लेक्ट करा है। 180 से कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? तो 180 से यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट किया, इसको समझो। यही हमारा राइट एंगल वाला, राइट एंगल ट्राइंगल वाला क्या है? प्रिज्म है। यहाँ पे ये वाला क्या है? 90 डिग्री का है। और ये 45 का लिया हमने, 45 का, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये 45 ये 45। अब लाइट को ना हम इधर सेंटर कराएंगे, यानी यहाँ पर ये हमने लाइट को इंसिडेंट कराया इस तरह से। ये लाइट ऐसे आई ऐसे आई, अब 90 डिग्री पर अगर आ रही तो सीधी चली जाएगी, तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे टकराई। अब इस सरफेस के हमने क्या करा? नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर खींचा। अब ये वाला एंगल कितने का होगा? तो ये वाला एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का। अब ये 90 है और ये हमें पता है 45 है, तो ये वाला कितने का होगा? 45 का। अब ये 45 है तो ये तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल का आधा अगर 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 ही होगा। तो यहां से हमें मालूम चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 45 है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 45 है तो वो तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो है वो 45 था, तो जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो फिर क्या होगा? कौन सा फिनोमेना होगा? TIR का फिनोमेना होगा। और TIR का फिनोमेना होगा तो ये 45 का एंगल बनाते ही क्या करेगा? ये इधर लौटेगा, यानी यहाँ से आया और 45 का एंगल बनाते हुए इधर जाएगा। तो ये यहाँ पे लाइट ऐसे चला गया। अब इस सरफेस की बारी आ गई। अब इस सरफेस पे आया तो हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि सबसे पहले यहाँ पे हमने बोला ये 45 है, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 का ही होगा। अब ये 45 से 90 है तो ये वाला कितने का होगा? फिर से 45 का ही होगा ये। अगर ये 45 है तो ये वाला कितना होगा? ये भी वही 45 का होगा, यानी 45 का होगा। अब ये 45 है तो फिर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि फिर से क्या करेगा? 45 का एंगल बना करके फिर से इधर मुड़ जाएगा। तो इधर मुड़ा तो कितना एंगल बनाएगा? 45 का। अब ये 45 है, ये भी कितना होगा? 45। अब ये जैसे ही ये जा रहा है तो ये 45, ये हमारा कितना है? 45 45 45 अगर है तो ये वाला कितने का हुआ? 90। अब ये जैसे ही 90 से सरफेस को हिट करेगा तो ये क्या करेगा? ये तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? सीधे बाहर चला जाएगा। तो ये हुआ क्या? लाइट ऐसे आया, 90 डिग्री पे एंटर करा, यहाँ पे आके 45 का इंसिडेंट एंगल बनाया। 45 जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल है, तो TIR हुआ, वो इधर गया। फिर 45 का एंगल बनाया इसने, फिर अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा, फिर 90 का बनाया, तब वो बाहर चला गया। तो जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम ने वापस से लौटा दिया। तो ये क्या करा हमने? हमने सेम उसी डायरेक्शन में वापस उसे रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब ये तो हमने 180 से रोटेट कर दिया, मतलब जिस साइड से आया उसी साइड को हमने लौटा दिया। तो इसमें हमने इसको कितने से रिफ्लेक्ट करा?
180 डिग्री से रोटेट करा। पिछले वाले में कितने करा हमने? 90 डिग्री से करा था। तो ये डायग्राम बनाने को आते हैं पेपरों में कि प्रिज्म की हेल्प से हमें 180 पर लाइट को रोटेट करना है या 90 डिग्री से करना है। तो ये आसान है, सिंपल है, इजी था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को भी? ठीक है, सभी को समझ आ गया? आर्यन, प्रीति, मानसी? हाँ भैया। यस सर। चलो बढ़िया। अब उसके बाद हमारा अगला एप्लीकेशन आता है जो कि हमारा है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर? तो देखो ध्यान से, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल नाम से मालूम चल रहा है, ऑप्टिकल मीन्स होता है लाइट, है ना, रिलेटेड टू दी लाइट। और फाइबर मतलब जो हमारे वायर्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली हम उसकी बात करें। कौन से वायर? तो ये स्पेशल टाइप के वायर है। ये एक ऐसे स्पेशल टाइप के वायर हैं जिसके अंदर हम लाइट को मूव करवाते हैं, है ना। और लाइट जो रहते हैं वो लाइट होते हैं हमारे पास जो कि सिग्नल्स, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाते हैं। यानी हम लाइट को सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं। मतलब जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो हमारे डाटा वगैरह है, उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिशन के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। अब ये कैसे? तो देखा होगा तुमने, शायद सुना होगा कि जो हम नेट वगैरह, जो इंटरनेट वगैरह के क्या कहते हैं वायर होते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर के बने होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या करते हैं वो जो क्या कहते हैं लाइट के फॉर्म में, है ना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी तक भेजने का काम करते हैं। पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो दिखता कैसा है। ये दिख रहा है क्या? इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पर ये तो वायर होते हैं जो क्या कहते हैं, जो हम यूज करते हैं खासकर नेट वगैरह या उन सब के लिए भी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के वायर हैं। और ऑप्टिकल फाइबर तुमने देखा होगा मेले वगैरह में भी मिलते हैं, जो एक फुलझड़ी टाइप में, पेड़ टाइप में, देखा उसके टिप पे जलते रहते हैं लाइट, ऐसा कुछ। ये जो लैंप की तरह होते हैं, वो ग्लो करते हैं, है ना, उस टाइप के होते हैं। इसमें इमेज और भी होगा। चलो, तो वो यहाँ पर ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पर इसमें क्या होता है, लाइट को ना हम किसी एंगल पर इसमें एंटर करवा दे। जैसे लाइट को यहाँ पे एंटर कराया, अब वो अंदर ही क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, अंदर ही रिफ्लेक्ट होते रहते हैं और दूसरे टर्मिनल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर टीआर का फिनोमिना यूज होता है। टीआर का फिनोमिना मतलब कि यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब लाइट जो होती है इसी मीडियम के अंदर टकराती रहती है और दूसरे टर्मिनल पे जाती है। वो कैसे? तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से देखो जरा। थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये कुछ ऐसे तुमने वो देखे होंगे, क्या बोलते हैं, कभी फुलझड़ी टाइप में एक फूल टाइप में रहता है वो, जिसके टिप के ऊपर ऐसी लाइटें जलती हैं, मेले वगैरह में भी मिलते रहते हैं। ये ऐसा दिख रहा है, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर है। और इसमें जो अंदर स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस टाइप का रहता है। तो अंदर है क्या चीज यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस डायग्राम से बताता हूँ, ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। यहाँ पे देखो पहले, तो ऑप्टिकल फाइबर है क्या, पहले ये समझ लो। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है कोर और एक होता है क्लेडिंग। कोर क्या होता है, क्लेडिंग क्या होता है, तो ये समझ लो। और ये ऑप्टिकल फाइबर किस काम में आता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंफॉर्मेशन को, डाटा को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। ट्रांसमिट मतलब भेजने के काम में आता है, एक जगह से दूसरी तक भेजने के काम में आता है। वो कैसे? तो समझना इस चीज को बड़े ध्यान से, ठीक है। हालांकि इसमें लिखना नहीं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए तुम्हें पता रहना चाहिए। जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, है ना,
पहले जो भी मैं बोल रहा हूँ ये एक ह्यूमन वॉइस है। अब इस ह्यूमन वॉइस को सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब वोल्टेज में, करंट में, इस फॉर्म में बदला जाता है। कौन बदलता है? जैसे कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो तुम तक कैसे पहुंच रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही तो पहुंच रहा है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर कन्वर्ट होता है किसमें, जो हमारे ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं। ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और वो लाइट की फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ही जाते हैं। तो ये ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में गए। फिर दूसरे एंड पर जो हमारा मशीन है, जैसे तुम्हारा सेल फोन है ना, वो क्या करेगा, उस ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को, लाइट वाली इंफॉर्मेशन को फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है फिर से तुम्हारे ह्यूमन वॉइस या वीडियो वगैरह इस फॉर्म में आता है, जिससे हम समझ सकें। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। पहले कौन से वॉइस में, जैसे जो ह्यूमन जिस लैंग्वेज को, जिस इमेज को समझ सकता है, पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने जो भी बोला ये क्या ह्यूमन लैंग्वेज है। अब इसको कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर किसमें, ऑप्टिकल सिग्नल में। ऑप्टिकल सिग्नल से फिर किसमें कन्वर्ट होगा, रिसीवर पे जा करके, फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। फिर इलेक्ट्रिकल से ह्यूमन जिस लैंग्वेज को या जिस चीज को जैसे समझ सकता है उसमें ये कन्वर्ट होती है। जैसे जो भी मेरी वॉइस जा रही है वो तुम तक पहुंच रही है इसी फॉर्म में। तो ये बेसिकली बीच में ये सारे ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं। तो उस वायर, जो वो वायर है यानी जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोल रहे हैं, उस ऑप्टिकल फाइबर में किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो ऑप्टिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है। ऑप्टिकल सिग्नल मतलब ये बोल सकते हो लाइट की फॉर्म में वो सिग्नल जाता है। ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर का क्या फायदा है, हम सिंपल वो भी तो वायर यूज कर सकते थे जो हमारे पास घरों में कॉपर की वायर ये सब है। तो उसमें ना प्रॉब्लम थी क्या, कि उसमें ना लॉसेस हमारे ज्यादा होते थे। जैसे करंट वोल्टेज इसमें अगर वो जा रहा है तो हीट लॉस, हमने कहा ना इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता था। तो पहले जो यूज करते थे, तो पहले जो टाइम पे टेलीफोन वगैरह था उसमें ना कहीं और कॉल लगाते थे, कहीं और चला जाता था, ऐसा भी होता था। या कहीं डाटा लीक हो जाता था, है ना, या डाटा वगैरह को चोरी कर लेते थे, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। बट ऑप्टिकल फाइबर ने क्या करा, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हमें कि डाटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं इनकी हेल्प से। और एक खास और सबसे जो इसकी एडवांटेज था कि इसमें की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लाइट की स्पीड हमें मालूम है कितनी होती है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस स्पीड से हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजा जाता है। जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एट ए इंस्टेंट फटाक से तुम्हारे तक पहुंच गया। कैसे, तो वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये इन्फॉर्मेशन जा रही है तुम तक। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर में स्पीड भी हमें मिली, ठीक है, जिससे हम डाटा को बहुत तेजी से भेज सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की मतलब स्पीड से हम उसको भेज सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेज थे, जिसकी वजह से इसको अब ज्यादा यूज करा जाने लग गया। ऑप्टिकल फाइबर्स को हम यूज करते हैं अब। ठीक है। तो ये कुछ इनके खासियत थे। अब क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो वो चीज को थोड़ा समझ लो कि ऑप्टिकल फाइबर है क्या, उसमें ऐसा होता क्या चीज है। तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी टीआर का फिनोमिना होता है। वो कैसे, तो यहाँ पे समझना, जो हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें बेसिक दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन से दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो इसके अंदर जो ये पार्ट है, ये वाला अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कोर। क्या बोलते हैं, कोर। और ये जो कोर होता है ये होता है डेंसर मीडियम, यानी ये डेंस होता है। ठीक है, ये होता है हमारा डेंस। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये हमारा उस डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में क्या होता है, रेयरर होता है। ठीक है, मतलब ये जो बाहर वाला लेयर है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वो यहाँ पर रेयरर होता है एज कम्पेयर टू कोर। ये कोर मतलब अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, और ये बाहर वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं, क्लेडिंग, CLADDING। अंदर वाला पार्ट क्या बोलते हैं, कोर। कोर जो रहेगा वो डेंसर रहेगा, और ये बाहर वाला क्या रहेगा यहाँ पे, वो रेयरर रहेगा। अब हम यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट कैसे कराते हैं, तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर लाइट को इस तरह से अंदर इंसिडेंट कराया। अब जैसे ही अंदर इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फिर से इस सरफेस के परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। वो क्रिटिकल एंगल सॉरी इंसिडेंट एंगल होगा, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। अब क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, वो उसी मीडियम में ऐसे लौट जाएगा, फिर इस सरफेस पे आया। तो यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो वो इधर चला जाएगा, फिर वो इधर आया, इस सरफेस से भी इधर आएगा। तो ये ऐसे अंदर ही टकरा टकरा करके दूसरे टर्मिनल पर भेजे जाते हैं। तो टीआईआर का फिनोमिना जो होता है वही हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को, ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से
ये जो लाइट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह से इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये देखो ध्यान से, वही हमने लिख रखा है। कोर क्या है? इट इज अ डेंसर मटेरियल या डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू द क्लेडिंग। क्लेडिंग के रिस्पेक्ट में जो हमारा कोर होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है? डेंसर होता है। और क्लेडिंग जो ऊपर की लेयर होती है वो कैसे होती है? रेयर होती है एज कम्पेयर टू द कोर। ठीक है। और in optical fiber signals are sent in the form of light or light क्या कहते हैं ये लाइट सिग्नल्स है ना, उस फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम उसको क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है। सो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ टीआईआर, लाइट इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर गेट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अंदर ही वो कई बार टकराते रहता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड सिग्नल्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है। तो इस तरह से लाइट को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज था। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो हमारे पास डायग्राम है इसमें ये दिखा रखा है जैसे कोर जो हो गया बेसिकली अंदर वाला पार्ट हो गया हमारे पास। क्लेडिंग क्या होता है? यहाँ पे बाहर वाला पार्ट है। ये अंदर वाला डेंसर होता है और जो हमारे पास क्लेडिंग होता है, ठीक है, वो उसका रेयर होता है। ये जो मटेरियल होते हैं ऊपर से कवर वगैरह और कर जाते हैं, तो इनको हम यहाँ पे इतना इसको ध्यान नहीं दे रहे। आउटर जैकेट वगैरह इनको ध्यान, मेन हमारा 2 पॉइंट जो था उस पर ध्यान रखना। ठीक है। कोर और क्लेडिंग, ये ऊपर वाली लेयर जो हमारे पास रहती है वो हम आउटर जैकेट या फिर ये स्ट्रेंथ मेंबर है, या इसको बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को करने के लिए एडिशनल पार्ट लगाया जाता है। बट इसके ऑप्टिकल फाइबर का जब भी डायग्राम आएगा तो तुम्हें यही वाला डायग्राम बनाना है जो यहाँ पर हमने भी बनाया था। ठीक है, कोर और क्लेडिंग, क्योंकि बेसिक ही वही है। उसके ऊपर बाद में क्या कहते हैं और भी लेयर वगैरह चढ़ा जाती है, वो एडिशनल चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो समझ आ गया ऑप्टिकल फाइबर जो उसका कंस्ट्रक्शन था? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ऑप्टिकल फाइबर हाँ में? भैया। ठीक है, तो बताओ जरा ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। कोर और क्लेडिंग में से डेंसर कौन सा होता है? कोर। कोर। और क्लेडिंग क्या होता है? रेयर होता है। और क्लेडिंग कौन सा पार्ट है? आउटर रे वाला पार्ट है ना? और क्लेडिंग आउटर क्या? मोस्ट पार्ट है। आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है। अच्छा, और ऑप्टिकल फाइबर किस काम में आता है? डाटा ट्रांसमिशन फॉर ट्रांसमिशन। फास्टर। हाँ, एट फास्टर स्पीड है ना, फास्टर स्पीड उसमें जो हमारा हाँ। इंटरनेट वगैरह जो हम यूज करते हैं वो सब इसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज था। इसमें इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ना के बराबर ये सब होता है। देखो अगला हमारा एप्लीकेशन है मिराज। मिराज जो होता है ये क्या कहते हैं, जो खासकर रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे पानी जो दिखाई देता है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो तुम चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। मिराज ये डिलीटेड है। ठीक है, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ऊपर ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि तुम्हें इसके बारे में पता रहे थोड़ा बहुत। ओके, मिराज क्या होता है? जैसे जो रेगिस्तान टाइप में जैसे कई बार पानी क्या लगता है कि बहुत दूर वहां पे पानी सा कुछ हमें दिखता है, लेकिन पास जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं रहता। ठीक है, जैसे इल्यूशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर है ना, पानी के प्रेजेंस होने की हमें ऐसा लगता है लेकिन वहाँ पे बस पानी नहीं रहता, उसका इल्यूशन रहता है। और खासकर गर्मी के टाइम पे ये रोड वगैरह पे भी तुम देख सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है मिराज में कि बेसिकली यहाँ पर भी जो होता है टी एयर का फिनोमेना ही यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ किस टाइप का होता है। मान लो ये हमारा पेड़ है ना, गर्मी का टाइम है ना, समर यहाँ पर क्या कहते हैं समर डे है, और समर डे है तो मतलब मान लेते हैं यहाँ पे सन बना देता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, अब गर्मी का अगर टाइम है तो यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा होगा कि जो हमारे छत वगैरह होते हैं है ना, वो काफी गर्म हो जाते हैं। हम नंगे पैर छत पे तो नहीं जा सकते, धूप बहुत अगर तेज हो तो। क्यों? क्योंकि सरफेस बहुत ज्यादा गर्म रहता है। उसी तरह से अगर हम जैसे रेगिस्तान या रोड पे ही बात करते हैं, बहुत समर टाइम पे ना रोड इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि जो रोड के आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब वो अगर हाई टेम्परेचर मतलब उसके कांटेक्ट में अगर है तो कहाँ स्टार्ट हो जाएंगे उठना, ऊपर की तरफ से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो ना ऊपर उठना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये ऊपर उठना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर इस जो ये सरफेस है हमारे पास है ना, यानी कि ये जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान की जो रेत है ये सब है ना, इसके पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर ऊपर उठना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा रेयरर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे क्या मैंने बोला यहाँ पर कि ये हो जाएगा रेयरर एज कम्पेयर टू ऊपर वाला लेयर। यानी यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये इस लेयर के कंपैरिजन में इस लेयर को अगर देखूं तो ये वाला लेयर इससे ज्यादा डेंस होगा। अगर इस लेयर के इसको देखें तो ये वाला इससे ज्यादा डेंस होगा, है ना, डेंसर होगा। और इस लेयर को देखो तो इससे ज्यादा डेंस होगा ये वाला, इससे डेंस ये वाला, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स ऊपर उठ रहे हैं तो ऊपर एयर के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। यही कह लो कि ऊपर जो होगा लेयर वो ज्यादा कंपैरिजन ठंडा होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाला लेयर। उसी तरह से ये वाला लेयर जो होगा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू ये वाला लेयर। इसी तरह से ये वाला लेयर एज कम्पेयर टू इससे ठंडा होगा और ये वाला लेयर इससे। तो यहाँ पे हम लेयर बाय लेयर अगर बांटते हैं तो क्या देखते हैं एक चीज कि नीचे सबसे नीचे वाले लेयर में ना एयर के पार्टिकल्स थोड़े कम है, ऊपर वाले में थोड़े ज्यादा है, ऊपर वाले में और ज्यादा है, ऊपर वाले में और ज्यादा है, ऊपर वाले में और ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वाला अगर कंपैरिजन करा जाए तो ऊपर वाला डेंसर है एज कम्पेयर टू रेयर। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर वाला डेंसर है एज कम्पेयर टू नीचे वाला। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वर लिया है, ये ऑब्जर्वर है और ये इस पेड़ को देख रहा है। अब इस पेड़ को अगर देखेगा तो देखो ध्यान से ये पेड़ कैसे दिखाई देगा, है ना, और कैसा महसूस होगा उसको। तो इस पेड़ से जो लाइट नजर आएगी उसको, यानी ये पेड़ दिखाई क्यों देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट इससे टकराएगा तभी तो उसकी आंखों में एंटर करेगा वो वाली इस इमेज। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस पेड़ से जो लाइट आई है वो इस तरह से आ रही है, ऐसे आई। अब ये जो है वो इंसिडेंट रे है, किस मीडियम से आ रही है, ये डेंसर वाले मीडियम से रेयर वाले मीडियम की तरफ जा रही है। हम इन दोनों मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं अभी। तो ये जैसे ही डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये वाला एंगल है, मतलब ये परपेंडिकुलर मान लो बना दिया हमने, तो ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल। अब ये इंसिडेंट एंगल फिर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। अगर ज्यादा हुआ तो क्या करेगा वो यहाँ सॉरी सॉरी अभी नहीं, यहाँ पे अच्छा यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारा, तो यहाँ पर ये इधर इस साइड से आया और अभी हमारा क्रिटिकल एंगल से एंगल ज्यादा नहीं ले रहे, ठीक है। वो ऐसे आने के बाद ये रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा मतलब ये इस मीडियम दूसरे मीडियम में आ गया, यहाँ पर डेंसर से रेयर वाले में। फिर अगले वाला में क्या होगा, डेंसर से रेयर में। जब भी ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा होगा तो देखो ध्यान से क्या होता है, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना जरा, इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्मल है, समझना इस चीज को, नॉर्मल है, ये हमारा हमारा इंसिडेंट एंगल है। जैसे ही डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो हमने पढ़ा ना लाइट किधर मुड़ता है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनता है यहाँ पे। तो ये लाइट ऐसे आएगी और नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी, यानी दूर हो गई मतलब इधर बना दिया डायग्राम, थोड़ा सा वो बना पड़ा है यहाँ पे, तो समझना ये थोड़ा सा दूर हो गया। तो ये ऐसे चला गया इधर। फिर ये इन दोनों मीडियम को कंपेयर करेंगे तो फिर से लाइट ऐसे आया और फिर ये नॉर्मल से थोड़ा दूर और हट जाएगा यहाँ पे। फिर अगले वाले में क्या होगा, थोड़ा सा और दूर हटेगा। ऐसे करते करते ही एक ऐसा सरफेस आएगा हमारे पास जिसमें जो हमारा नॉर्मल के साथ वाला एंगल होता है वो ज्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, और यहाँ से वो टर्न लेना स्टार्ट कर देता है। लाइट टर्न करके सीधे ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर करता है। अब ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर करता है उसकी जो इमेज, तो उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि भाई उसकी जो ये रे ऑफ लाइट है उसके सीध में ही हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं रखा हुआ है। यानी जो पेड़ है, पेड़ की परछाई है ना, जो उसकी इमेज है वो नीचे से बन रही है। यानी कि जब भी इस ऑब्जर्वर को, है ना, वो दिखेगा वो लगेगा कि ये जो उसकी इमेज नीचे की तरफ दिख रही है ना, वो यहाँ से आ रही है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो समझना इस चीज को बड़े ध्यान से। जो यहाँ पर नीचे उस पेड़ की वजह से परछाई बनी होती है ना, है ना, वहां से उसको इमेज यहाँ पर नजर मतलब दिखाई देता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि वहां पे परछाई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डार्कनेस भी होगी, उस डार्कनेस पर उसको ऐसा झिलमिलाता हुआ नजर आता है, जैसे बिल्कुल रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता पानी के अंदर। जैसे मान लो तालाब के साइड में अगर कोई पेड़ खड़ा होता है तो, है ना, तो उस पेड़ की परछाई उसको उस तालाब के अंदर झिलमिलाती से नजर आती है, बिल्कुल ऐसा ही उसको नजर आता है ऑब्जर्वर को। ठीक है, उस ऑब्जर्वर को यहाँ पर वैसे दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि उस पेड़ की परछाई यहाँ पर नीचे की तरफ बन रही है उस पानी के अंदर, और उस पानी के जैसा उसको फील होता है यहाँ पर। तो उसको लगता है यहाँ पर कि पानी प्रेजेंस है, वाटर प्रेजेंस है जिसके अंदर उस पेड़ की इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है यहाँ पे मिराज। ठीक है, इस मिराज को समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, है ना, वो क्या कहते हैं बहुत ही क्लियरली आसान तरीके से वहां पे दिखा रखा है, तो वो समझ आएगा तुम्हें। इसमें यहाँ पे समझ आया जो मैंने बताया लेयर बाय लेयर कैसे डिवाइड हो गए यहाँ पर। ठीक है, नीचे का सरफेस क्योंकि हॉटर हो जाता है तो एयर के पार्टिकल्स ऊपर उठते हैं, तो ऊपर वाला लेयर डेंसर होता है, नीचे वाला फिर एयर, फिर ऊपर, इन दोनों कंपेयर करते हैं तो ये लेयर बाय लेयर क्या होता है, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। जहां पर इस ऑब्जर्वर को लगता है कि इस पेड़ की इमेज जो है, परछाई जो है,
वो नीचे बन रही है किसी पानी के अंदर, पानी जैसा वो क्या कहते हैं, पानी के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब या इमेज उसे बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, मिराज। ठीक है, सो मिराज है क्या, इट इज द नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट विच गिव्स द इल्यूजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन हॉट समर डेज। यानी इल्यूजन मतलब एक जैसे कि वो इल्यूजन टाइप में होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे पानी प्रेजेंस है। ओके, तो इस चीज को मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है उसको दिखाता हूँ, उससे और क्लियरली तुम्हें समझ आएगा। अच्छा भैया, लास्ट में एक बार वो लिस्ट बता देना कि कौन कौन से डेरिवेशन करने हैं इस वाले चैप्टर में। अच्छा, ऑप्टिक्स में हाँ, अभी तो डेरिवेशन स्टार्ट होगी थोड़ी सी, और इसमें अच्छे वाले डेरिवेशन पे भी थोड़ा सा आएंगे। मतलब सिंपल है, कर लोगे ना तो तुम्हें आ जाएगा, आसान है, इजी है। अभी तक का बता देना बस कितना। हाँ, अभी तक का तो इस साल का PW-NSAT आ गया है, इंडिया का सब। अच्छा, ये दिख रहा है क्या यूट्यूब? ठीक है, यूट्यूब दिख रहा है क्या यहाँ पे? अभी तो नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक। दिख रहा है अभी कुछ हाँ हाँ यूट्यूब? हाँ हाँ, दिख रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। कहाँ गया इसमें? हम्म, ये दिख रहा है यूट्यूब पे स्क्रीन तुम्हें? This is Shankaran, Oh, yeah. and with me is Pooja. Hi. And we are back with the concept of physics for you. And for that, I want you all to look very carefully at the road. Can you see that? It seems like we are driving in a river. And you look carefully, as you're going closer, layer by layer is actually disappearing. There goes a layer. Right. And see the next layer, right? This is amazing, right? Don't you feel we should understand how exactly this happens? And for that, my friend here, Pooja, is going to take you to a desert. So, are you guys ready? Now, seeing water on a highway is one thing. But imagine a thirsty traveler traveling in a desert, he sees water. There is nothing more miserable than that, right? Let's understand why this happens. Basically, what happens is, during day the land becomes hot. Because of that, the air molecules above are warm. But as you go up, it keeps on becoming cooler and cooler. That means, right now at this level, if I hold my hand like this, I can clearly see the difference. That is, my lower hand is much more warmer in comparison to the above hand, which is much more cooler. So what we have understood is the layer at the bottom is more warmer, but as you go up, it gradually keeps on becoming cooler and cooler. Now, the light from the sun hits the object. The tree there is the object. After hitting the object, the light will reflect and it will enter the first layer. Now, the first layer is denser. Now, as and when the light is going from denser to rarer, it will keep on bending away from the normal. So, at each layer, what you see is the light is bending away from the normal. But at one point, what you'll notice is light will hit at an angle which is greater than critical angle. And at that point, instead of light undergoing refraction, the light will undergo total internal reflection and enter my eye. Now, once it enters my eye, human eye always perceives that light always travels in a straight line. So now I can see the reflection there at the bottom. So the reflection of the tree is there. Similarly, the reflection of the cloud is also seen there, and that appears like water. So that is how mirage takes place. So let's summarize the key points. For mirage to occur, there has to be total internal reflection. And for total internal reflection, there has to be two conditions that needs to be fulfilled. समझ आ गया ये चीज?